नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर के कविता रिमांड कॉपी में कविता पर संगीन आरोप। कविता शराब घोटाले मामले की मास्टरमाइंड। ईडी की शिकंजे पर लगातार चढ़ी के कविता की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। लंबे पूछताछ के बाद उन्हें पहले हिरासत में लिया गया, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और अब ईडी की तरफ से कहा गया है कि के कविता शराब घोटाले की मास्टरमाइंड है और के कविता को ईडी ने 23 मार्च तक रिमांड पर ले लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शराब घोटाले मामले में के कविता की बड़ी मुश्किलें। के कविता 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रिमांड कॉपी में के कविता पर संगीन आरोप लगाए गए हैं ईडी की तरफ से। शराब घोटाले की मास्टरमाइंड बताया गया है के कविता को। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा जा चुका है। दो बड़े चेहरे पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने कई बार समन भेजा हुआ है और इसी प्रकरण में के कविता का नाम भी निकल करके सामने आया था, जहां के कविता के ठिकानों पर लंबे समय से ईडी जांच पड़ताल कर रही थी, रेड कर रही थी। बीते दिनों कुछ घंटों तक उनके ठिकानों पर रेड हुई। पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, के कविता की मुश्किलें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनको ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। के कविता को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है, पूरी अपडेट क्या है? जी देखिए, के कविता को हिरासत में लिया गया, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में जब पेश किया गया तो ईडी के तरफ से तमाम तरह के दावा किए गए और ईडी के तरफ से बताई गई कोर्ट में तो उन पर संगीन आरोप हैं और मास्टरमाइंड भी उनको बताया गया। ईडी ने बताया कि उनके पास पर्याप्त सबूत है, उनके पास इतने सारे सबूत है जिससे कि उनके तरफ से विक्रम चौधरी जो या के कविता की तरफ से विक्रम चौधरी जो वकील है, देश के जाने माने वकील माने जाते हैं, उन्होंने दलील पेश की। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट में इनके ईडी के तरफ से बताया गया कि पर्याप्त सबूत है और इस सबूतों के आधार पे उनको राहत देना ठीक नहीं होगा, जिस पर कि कोर्ट ने बात मानी और उनको 23 मार्च तक के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया। और के कविता पर दिल्ली की शराब नीति का जो घोटाला हुआ था उसका मास्टरमाइंड उनको बताया जा रहा है। केजरीवाल के साथ साथ तमाम जो लोग हैं इनकी मुश्किलें भी बढ़ रही है और कि हमें मतलब ऐसा लगता है, ईडी ने कोर्ट में बताया कि हमें ऐसा लगता है कि अगर के कविता को हम हिरासत में लेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे तो इसकी और सारी जानकारी सामने आ सकती है। लेकिन सुमित, अगर के कविता ही मास्टरमाइंड है तो और किन तक पहुंचना बाकी है? क्योंकि देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शिकंजे तक के कॉलर तक ईडी ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। वही दो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के ऑलरेडी सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में के कविता भी ईडी के रडार पर लंबे समय से थी। पहले उनके ठिकानों पर रेड डाली गई, फिर उन्हें हिरासत में लिया गया, फिर गिरफ्तार किया गया और अब सीधा रिमांड पर भेज दिया गया है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये मुश्किलों की बस शुरुआत है और अभी आगे बहुत लंबा फंसना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए मुश्किलों की शुरुआत है और यह सिर्फ के कविता के लिए मुश्किलों वाली बात नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है जैसे कि अरविंद केजरीवाल को हालांकि राहत तो उनको मिल गई ईडी के समन पे। ईडी ने जो समन दिया था और उनको गिरफ्तारी को लेकर उससे तो कोर्ट ने राहत दे दिया, लेकिन के कविता की गिरफ्तारी के बाद से और के कविता को जब हिरासत में लिया गया तो इसके बाद जब पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़े। और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो बड़े बड़े नेता हैं आपके, जिस पर कि आरोप लगते आ रहे हैं कि शराब घोटाले में इनका हाथ हो सकता है, दो बड़े नेता जो पहले से ही अंदर है, और इसके बाद इन सारे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि के कविता से पूछताछ की जाएगी और 23 मार्च तक काफी लंबा टाइम है। 23 मार्च तक उनको हिरासत में भेजा गया है तो काफी लंबा टाइम है और इस बीच जो पूछताछ की जाएगी और जो चीजें निकल के सामने आएगी उससे बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इनको, तो हो सकता है कि इनके बहुत सारी जानकारी हो और जब रेड किया गया तो बहुत सारे सबूत भी मिले हैं, तो उन सबूतों के आधार पर ईडी जब पूछताछ करेगी तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती है। बिल्कुल, तो के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ती गई हैं और भी अधिक बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी उनको शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है। ईडी की कॉपी में उन पर कई सारे संगीन आरोप लगाए गए हैं और फिलहाल के कविता को ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। सुमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं शराब घोटाले मामले में, जहां के कविता को 23 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है।
और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा लौटा दिया है। वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए डेटा की कॉपी नहीं है। डेटा को आज वेबसाइट पर डालने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर एक और आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा लौटा दिया है। अपलोड करने के लिए डेटा की कॉपी नहीं है, ऐसा कहा गया है, और डेटा को आज फिर से री अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एससी ने रजिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉपी को लौटा दिया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि अपलोड करने के लिए डेटा नहीं है। डेटा की कॉपी इलेक्शन कमीशन को नहीं मिली है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है, और एससी रजिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड की डेटा को लौटा दिया है। डेटा को आज वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के लगातार खबरें सामने आ रही थी। पहले एसबीआई को निर्देश दिया गया, एसबीआई ने लंबा वक्त मांगा था इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें 24 घंटे के भीतर जानकारी साझा करने के लिए कहा गया, जिसके बाद एसबीआई ने जानकारी साझा की थी। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो डेटा दिया गया है, उसको एससी ने रजिस्ट्री इलेक्टोरल बॉन्ड की डेटा कॉपी को लौटा दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि डेटा का कॉपी उनके पास नहीं है और 1 दिन के अंदर उन्हें डेटा का कॉपी अपलोड करने के लिए कहा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां आज इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। एससी रजिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा लौटा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अपलोड करने के लिए उनके पास डेटा की कॉपी नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, एससी रजिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड की डेटा को लौटा दिया है। अपलोड करने के लिए उनके पास डेटा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अपलोड करने के लिए उनके पास डेटा की कॉपी नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बसपा ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराने पर बसपा ने सवाल उठाए हैं। बसपा ने लोकसभा चुनाव को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। समय अवधि कम होती तो जातिवाद, सांप्रदायिकता पर रोक लगती और इसीलिए जानबूझ करके लोकसभा चुनाव की अवधि को लंबा रखा गया है। बसपा ने ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। बसपा ने चुनाव को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां बसपा ने चुनाव आयोग के फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि 7 चरणों में लोकसभा के मतदान होने हैं। बीते दिनों मतदान की तारीखों का ऐलान किया गया है। लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय अवधि को लंबा खींचने की कोशिश की गई है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। सीधा आरोप लगाया है उन्होंने और कहा है कि सांप्रदायिकता पर रोक लगती, इसीलिए जानबूझ करके चुनाव की अवधि को लंबा खींचने का काम किया गया है। बसपा ने चुनाव आयोग के फैसले पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराने पर बसपा ने सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग के फैसले को ही कटघरे में खड़ा करा दिया है और कहा है कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराने की जरूरत नहीं थी। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ गए हैं। पंकज, बसपा ने चुनाव आयोग पर ही बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि लोकसभा चुनाव को जानबूझ करके लंबा खींचा जा रहा है। किस तरह का लग रहा है ये बयान? देखिए, सारी पार्टियों की अपने अपने बयान होते हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने जैसे ही जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की आदर्श आचार संहिता लागू हुई तो सभी पार्टियों के बयान आने शुरू हो गए। बीजेपी को अगर जो देखा जाए तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा और कहा कि भाई लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सबको खुल करके वोट करने का अधिकार होता है और सबको वोट करना चाहिए। वहीं बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा की तरफ से पार्टी से एक प्रेस रिलीज निकाली गई और सीधे तौर पे ये जो लोकसभा चुनाव को 7 चरणों में चुनाव आयोग द्वारा कराया जा रहा है, इसको लेकर के इससे
टिप्पणी की गई और कहा गया कि ये लंबा समय, लंबी अवधि जो है कि बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो है कि ये चुनाव अगर जो 3 से 4 चरणों में कराया जाता तो इससे न सिर्फ समय बचता बल्कि जो संसाधन है उनके वो भी खर्च जो है कि कम होते, और साथ ही साथ छोटी अवधि में अगर जो चुनाव होते तो जातिवाद, सांप्रदायिकता और साथ ही साथ जो तनाव है इस पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बेहतर तरीके से अंकुश लगा लेता। एक तरह से सीधा आरोप ये है कि 7 चरणों में चुनाव न करा करके 3 से 4 चरणों में ही पूरे चुनाव को संपन्न कराना चाहिए था चुनाव आयोग को। पंकज, ये आरोप क्या तथ्यात्मक लग रहा है? क्या ऐसा हुआ है कि जब चुनाव की अवधि लंबी हो तो उस दौरान इस तरह की घटनाएं क्या सच में सामने आई है? और क्या ये वाकई संभव था कि लोकसभा चुनाव को इससे कम अवधि में सुचारू ढंग से कराया जा सके? क्या ये आरोप बेतुका लगता है? क्योंकि इस बार सवालों के घेरे में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को खड़ा नहीं किया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको ही सवालों के घेरे में ले लिया गया है। देखिए, ये चूंकि एक राजनीतिक बयान है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चुनाव आयोग जो है उसके ऊपर आम चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए जब आदर्श आचार संहिता जब लागू होती है उसके बाद किसी की नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ जब चलता है तो चुनाव आयोग अपना डंडा चलाता है। चुनाव आयोग अगर जो किसी भी चुनाव को, आम चुनाव को अगर जो 7 चरणों में कराने की अगर जो अपनी तैयारी कर रखी है तो उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ रीजन होगा। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक मेरी सोच जा रही है, कहीं ना कहीं 7 चरणों का जो चुनाव है इसमें बिल्कुल सही तरीके से और सभी पार्टियों को इसमें एक तरह से देखा जाए तो सभी पार्टियों की भूमिका को लेते हुए कहीं से किसी तरह की, चाहे वो सुरक्षा मानक हो या फिर वोटरों का मानक हो या फिर वहां बंदोबस्त की जो व्यवस्था है चुनाव आयोग की, वोटिंग कराने में पोलिंग स्टेशन और चुनाव अधिकारी और साथ ही साथ जो सुरक्षा बल के जवान है उनकी आपूर्ति करने की जो चीजें होती है ये सुचारू रूप से रहे, इसको लेकर के ये 7 चरणों में बांटा गया है। क्योंकि 3 से 4 चरणों में और 4 चरणों में अगर जो चुनाव कराया जाता है तो चुनाव आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि चुनाव के वोटिंग जो पोलिंग अधिकारी होते हैं उनकी संख्या को देखना पड़ता है और प्लस बूथ की बात देखनी पड़ती है। और जिले में जहां जहां पोलिंग बूथ होते हैं वहां व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से चले कि बूथ पे किसी तरह का कोई कैप्चरिंग या किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, और जहां वो मतदाता जहां वोट करने जाता है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अपने मत का प्रयोग कर सके। ये सारी चीजें होती हैं कि खुल करके मतदाता कैसे आए और भारी संख्या में मतदान हो, सभी मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। तो ये व्यवस्था बनाने के लिए जो है कि इन चरणों को लंबा खींचा जाता है ताकि किसी भी मतदाता को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, और जो चुनाव संबंधित अधिकारी होते हैं वो भी सही समय पर सही तरीके से अपने बूथ पे अपने जिले में जा करके और वो वोट पोलिंग कराएं। तो ये उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है और इस पर टीका टिप्पणी करना महज एक राजनीतिक बयान हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल पंकज, तो एक राजनीतिक बयान है, लेकिन अगर बयानों पर गौर करें पंकज, तो बीते कुछ सालों में एक नया ट्रेंड निकल करके सामने आया है। अगर समझने की कोशिश करें तो अब पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप नहीं लगाती। ये नया ट्रेंड है जहां संविधान के दूसरे स्टैट्यूटरी बॉडी को ही सवाल को घेरे में ले लिया जाता है, फिर चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, फिर चाहे वो ईवीएम हो, फिर चाहे वो सीबीआई हो, फिर चाहे वो ईडी हो। और इसी कड़ी में चुनाव से पहले ही बसपा का ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर चुनाव की अवधि को लंबा रखा है, क्या इसी ट्रेंड को एक और बार मजबूत नहीं कर रहा, पुख्ता नहीं कर रहा? पंकज से हमारा संपर्क कट गया है। फिलहाल उनका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बड़ी खबर सामने आई है, जहां श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ा है। श्रीलंकाई नौसेना ने 2 नावें भी जब्त की है। बड़ी खबर इस वक्त की तमिलनाडु के रामेश्वरम से सामने आ रही है, जहां श्रीलंकाई नौसेना ने 2 नावें जब्त कर ली है, वहीं मछुआरों को भी पकड़ा है। श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मछुआरों के साथ साथ 2 नावों को भी जब्त कर लिया है।
बुलेटिन में अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन में 11 सभाएं की हैं। 3 महीने में 36 से अधिक जिलों का उन्होंने दौरा किया है। 4 महीने में 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आ चुके हैं। बड़ी खबर, सीएम ने 4 दिन में 11 सभाएं की हैं। 3 महीने में 36 से अधिक जिलों का दौरा किया है। सीएम ने 4 दिन में 11 सभाएं की हैं। 3 महीने में 36 से अधिक जिलों का दौरा किया है और 4 महीने में 7 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी को तेज कर दी है, वहीं उत्तर प्रदेश पर अगर गौर करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री ने महज 4 दिन में 11 सभाएं की है। 11 सभाओं में वो शामिल हुए हैं, उनको संबोधित किया है। मुख्यमंत्री ने 3 महीने में 36 से अधिक जिलों का दौरा कर लिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार, यानी कि 4 महीने में 7 बार उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश को कई सारी योजनाओं और परियोजनाओं का सौगात दे चुके हैं प्रधानमंत्री। फुल फॉर्म में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में दिख रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ ही समय की अवधि में महज 3 महीने में 36 से अधिक जिलों का दौरा किया है। सीएम ने 4 दिन में 11 सभाएं की हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बागियों को लेकर के कांग्रेस का रुख नरम दिखाई पड़ रहा है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल की घर वापसी हुई है। रामशरण यादव और प्रेम जायसी का भी निष्कासन रद्द कर दिया गया है। 6 साल के लिए निष्कासित थे विनय जायसवाल। कांग्रेस ने की समय से पहले निष्कासन रद्द। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां 6 साल के लिए निष्कासित किए गए विनय जायसवाल की निष्कासन को रद्द कर दिया है कांग्रेस ने। बागियों को लेकर के कांग्रेस का रुख नरम देखने को मिल रहा है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल की घर वापसी हो गई है। आपको बता दें कि विनय जायसवाल 6 साल के लिए निष्कासित थे, उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया है समय से पहले ही। पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का रुख अपने बागियों के खिलाफ नरम पड़ गया है। कैंडिडेट की क्या सच में कमी हो गई है, जैसा कि बीजेपी कह रही है? जी बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं भाजपा प्रवेश ले रहे थे, परंतु जिसकी वजह से भाजपा भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही थी कि डूबती नाव जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर रही थी। परंतु जिस तरीके से अब कांग्रेस ने अपने जो कार्यकर्ताओं को वापसी कर दी, हमने देखा कि जो विनय जायसवाल है, जो पार्टी के लिए पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, पार्टी के लिए कार्य भी करते हैं, उनके जो निष्कासन का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया। उन्हें पार्टी ने एक बार फिर से वापसी करने के लिए स्थिति है, जो दर्शाता है कि पार्टी अब कहीं ना कहीं जो रूठे हुए जो कार्यकर्ता वगैरह है और जो भी जिनको निष्कासन किया गया था उनके लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है, जो दर्शाता है कि जो आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रखते हुए पार्टी को पूरी कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़कर कार्य करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ हमने देखा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो रणनीति के बीच तमाम जो कार्यकर्ता वगैरह है उनको साधने में जुटी हुई है, क्योंकि एक और जहाँ भाजपा है तो वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीतियों को तेज कर रही है। साथ ही साथ आज कल से ही हमने देखा कि आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता के समय तमाम कार्यकर्ता निचले स्तर तक जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये कदम उठाया गया और तमाम जो कार्यकर्ता है जिन्हें निष्कासित किया था उन पर भी अब कहीं ना कहीं घर वापसी करने का कार्य लगातार किया जाएगा, जिसकी मद्देनजर रखते हुए विनय जायसवाल जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, विधायक भी रह चुके हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं घर वापसी का काम किया गया है। सुधीर, विनय जायसवाल के अलावा और भी वो कौन कौन से नाम हैं जिनको कांग्रेस ने दोबारा से अपने घर में दोबारा से उनका स्वागत किया है, और इसके पीछे का कारण क्या समझ में आता है? क्योंकि उम्मीदवारों की कमी का आरोप बीजेपी तो लगातार लगा ही रही है, लेकिन अपने ही बागियों को दोबारा मौका देना, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, ये कितना इंटेलिजेंट या यूं कहें कि कितना समझदार वाला काम या फैसला नजर आता है?
जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो बागी बागी जो विधायक और जो कार्यकर्ता वगैरह हैं, उन्हें वापसी इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि अमूमन देखा गया है कि पार्टी में जब बात आती है कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस में कम हो रहे हैं। उसको देखते हुए भी एक उचित दिशा निर्देशन देने के लिए भी कहीं न कहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ जो पार्टी कार्यकर्ता वगैरह है, उन पर कहीं न कहीं अधिक ध्यान दिया जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले लोकसभा चुनाव में उनसे काम लिया जाएगा और साथ ही साथ एक बेहतर रणनीति बनाकर उनसे कार्य लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो बागी कार्यकर्ता वगैरह है, उन पर उनका यही बोलना था कि एक कुशल नेतृत्व नहीं है, जिसकी वजह से वो उनके द्वारा पार्टी छोड़ी गई थी। परंतु अब दीपक बैज द्वारा उनके आश्वासन दिया गया है कि एक कुशल नेतृत्व होगा, जिसकी वजह से आने वाले लोकसभा चुनाव में परिणाम बदलेंगे और साथ ही साथ पार्टी भी पूरी एकता के साथ आने वाले चुनाव में कार्य करेगी। सुधीर, ये भी खबरें निकल करके सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव से पहले ही बहुत निराश थे और एकदम डोरमेंट मोड में थे। मतलब उनको पहले ही, चुनाव से पहले ही अपनी हार का कहीं ना कहीं अंदाजा है। क्या ये भी कोई कारण हो सकता है इन कार्यकर्ताओं की घर वापसी का? और क्या ये कार्यकर्ता बड़े चेहरे हैं और क्या चुनाव में प्रभाव डालेंगे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हमने देखा कि जिस तरीके से भाजपा में मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक हुई, लगभग उसमें 200 से 250 कार्यकर्ता प्रदेश के ऐसे अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता थे जो भाजपा में प्रवेश हुए। उसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे जिनका बोलना यही था कि कुशल नेतृत्व नहीं है, पार्टी में जो आला कमान उनकी कहीं न कहीं आपसी मनमुटाव देखने को मिल रहा था, जो कि हमें विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई और जिसकी वजह से जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं निराशा एक तरह से अपने आप में, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता वगैरह थे वो अन्य पार्टियों में जा रहे थे। और अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आया है, लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यह निर्णय लिया है कि जो भी बागी वगैरह है उन्हें मनाया जाएगा और साथ ही साथ इससे भी कार्य लिया जाएगा और एक कुशल नेतृत्व के साथ अब इस बार लोकसभा चुनाव में पूरी एकता के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस लड़ते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, तो बागियों को लेकर के कांग्रेस का रुख नरम नजर आ रहा है। जहां अपने ही बागी विधायकों को, नेताओं को और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ने घर वापसी करा ली है, निष्कासन के समय अवधि से पहले ही उनकी घर वापसी करा दी है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का रुख काफी नरम नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर में नशे के हालत में कार्यालय आने और किसानों के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पटवारी को निलंबित किया गया है। पटवारी शराब के नशे में कार्यालय पहुंचा हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने निलंबन के आदेश जारी किए थे। गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराने और गौकशी बंद करवाने के लिए वृंदावन से दिल्ली तक 15 दिवसीय नंगे पांव पदयात्रा कर रहे परम आराध्य परमाधीश ज्योति पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को आज अस्सी घाट पर हजारों लोगों ने अपना आत्मीय समर्थन प्रदान किया। उपस्थित लोगों ने हाथों में एक पोस्टर था जिस पर माता की जय लिखा हुआ था और शंकराचार्य जी सहित गौ माता की तस्वीरें भी लगी थी। जो सतबार पाठ करेगी संभल में डिप्टी कलेक्टर वंदना मिश्रा के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। अमेज़न से मंगवाए गए इलेक्ट्रिकल सामान की जगह डिलीवरी बॉय ने कलेक्टर को नैपकिन का पैकेट डिलीवर किया। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर ने ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से 30,000 रुपए का एडवांस पेमेंट किया था। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर की कंपनी के खिलाफ शिकायत करने और कार्रवाई करने की मांग की है। हमने रेजमेट का ऑटो एस.सी पैप मंगाया था और अमेज़न के द्वारा हमें सी पैप की जगह पर नैपकिन आज डिलीवर किया गया है। कितने लोग पहुंचाने आए थे? एक डिलीवरी बॉय आया था। कितने रुपए का पैकेट था? हमारा 30,000 का ये था। 30,000 हमने प्रीपेड कर दिए थे एक सप्ताह पहले। ये कितने रुपए का आर्टिकल होगा? ये 100 रुपये का या 100 से भी कम ही का होगा। क्या कार्रवाई करना चाहते हैं?
हम इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम भी जाएंगे और एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन क्लीन जारी है, जहां पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को धर दबोचा है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के कब्जे से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पूरी घटना चरथावल क्षेत्र के कुल्हेड़ी जंगल का है। आपको बता दें कि बदमाशों के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की गई है। ऑपरेशन क्लीन में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।